Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. Students, welcome to the chemistry gupshup with HM. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग बेटा इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बेटा सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया था, दैट वाज हक्कल रूल दैट एक्चुअली डिसाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम लोग किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग किस तरह इनके नेम को असाइन करेंगे। आई मीन टू से वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को बेटा डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिफरेंट रूल्स देखे और कुछ उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी शेयर की थी। तो आज बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत सिंपल लेक्चर है। बड़े आसान शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बेटा पॉसिबल है। मोस्टली इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन या बेटा एमसीक्यूज है ना, उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ये कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल हो, केपीके हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, बेसिकली चूंकि सारी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है बेटा। पंजाब बोर्ड में भी, वो भी मैंने 5 ईयर पंजाब बोर्ड पढ़ाया, तो उसमें बेटा ऑलमोस्ट ना 90 to 95% जो केमिस्ट्री है वो सेम है। ऑलमोस्ट 5% बेटा डिफरेंट है, बाकी सब का सेम है। हाँ, कुछ चैप्टर जो है वो यहां पे इंक्लूड नहीं पंजाब बोर्ड में है, तो लेकिन ये है कि जो हम लोग चैप्टर वहां पे हैं यहां पे हैं, उनमें 95% सिमिलरिटी है। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से बेटा बिलोंग करते हो, लेकिन आप लोग अगर लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक फिनोमिना बेटा हर बुक में वही डिस्क्राइब किया हो सकता है। वर्ड्स के बेटा जो एक्सप्रेसिव है वो एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, वे ऑफ जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट बेटा सिमिलर ही होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस बात को माइंड से स्किप कर देना है कि ये किस बोर्ड का सिलेबस हम लोग डिस्कस करें। बेटा ये ऑल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान है, जितने बोर्ड्स हैं हम लोग उन सब की स्टडीज ने यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और बेसिक बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग कंसेप्ट अच्छे बिल्ट हो जाएं। और वैसे भी जो बेटा फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड के अंदर हमारे पास बेटा चूंकि आजकल एसएलओ बेस्ड सीरीज हमारे पेपर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ये 21, 22, 23 एंड ऑनवर्ड यही चलेंगे। तो हम लोग फिर उस तरह से टच दे रहे होते हैं कि डिफरेंट बोर्ड से बेटा मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा बड़े डिफरेंट वेज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के, एमसीक्यूज के, वहां से हम लोगों ने इस चीज को स्टार्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। दैट इज बेसिकली वी वर डिस्कसिंग स्टार्टिंग आवर लेक्चर बाय स्टार्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्केन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। और उसके बाद हमारा बेटा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। यहां तक बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बड़ा सिंपल, बड़ा आसान और बड़ा प्यारा सा लेक्चर। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो हम लोगों ने यहां पे बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको डिस्कस करना है। बड़ी आसान फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज है। और सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो फर्स्ट बेटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्केन। मेरे पास जो अल्केन है बेटा सब लोगों को पता होना चाहिए, अल्केन एक्चुअली द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो बेटा अल्केन है। अल्केन का बेटा फर्स्ट मेंबर, जैसे मैं इनकी फिजिकल स्टेट को आपको बेटा डिस्क्राइब कर रहा हूं, दैट इज फिजिकल स्टेट कि कौन कौन से अल्केन जो है वो किस किस बेटा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सब लोग बेटा इस चीज को पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्केन। तो बेटा मेरे पास जो अल्केन है हम लोग इसको 3 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास बेटा C1 से लेके C4 तक, आई मीन टू से फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन, दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। तो हमारे पास बेटा ये क्या चीज है, दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। दूसरी बेटा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मेरे पास C5 से ऑनवर्ड अप टू C17 बेटा दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स। ये लिक्विड्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं मूव करूं तो C17 से ऑनवर्ड बेटा, C17 से ऑनवर्ड जितने भी मेंबर्स आएंगे, दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स। ये हमारे पास क्या है बेटा, कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मीथेन से लेके ब्यूटेन तक व्हाई दीज आर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, व्हाइल फ्रॉम पेंटेन टू हेप्टाडिकेन, आई मीन टू से C5 to C17 व्हाई दे आर लिक्विड्स, and the higher members up to onwards, all the members from C18 to all the members, these are waxy solids. So actually students, what are the reason behind of the change of state in these alkane? तो students आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास पहले 4 मेंबर गैसेस क्यों है, मेरे पास नेक्स्ट मेंबर जो है वो C17 तक लिक्विड क्यों है, और C17 से ऑनवर्ड ये सॉलिड्स क्यों है। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में बेटा स्टडी कर रहे हैं, जहां पे आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ा था। तो फ्रेंड्स वहां पे आपने टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बड़ी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो वहां आपने डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये फोर्सेस पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों को बेटा याद हो क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया गया था कि बेटा हमारे पास ये सारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्जन फोर्स है बेटा। अच्छा अब हम लोगों ने यहां पे देखना है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, ये गैसेस क्यों है, नेक्स्ट लिक्विड क्यों है और नेक्स्ट सॉलिड क्यों है। तो स्टूडेंट इसका रीजन एक्चुअली एक है बेटा, दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। As the molecular weight increases, the London dispersion forces become dominant because these forces are dominantly are present in non-polar compound। तो बेटा यहां पे जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कि हमारे पास ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं। अब चूंकि बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमारे पास नॉन पोलर है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट बेटा जो स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट दी सॉल्युबिलिटी। और मेरा ख्याल है सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, दैट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मेंबर्स आपके साथ बेटा शेयर किए हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन, दीज आर ऑल आर अल्केन्स। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेटा दीज आर वीकली, अगर हम बोले दीज आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, या तो हम बोलेंगे ये नॉन पोलर है, या फिर हम लोग ना बात करें कि दीज आर वीकली पोलर। ये वीकली पोलर क्यों है, ये अभी हम लोग ना आज के लेक्चर में ही इस चीज को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। अच्छा ये नॉन पोलर है या फिर वीकली पोलर है। ये वीकली पोलर होने की वजह से बेटा, चूंकि वाटर आपने पढ़ा हुआ है पोलर सॉल्वेंट विच इज आल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो बेटा ये वीकली पोलर है। अच्छा वीकली पोलर होने की वजह से बेटा ये क्या है, दीज आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये क्या चीज है भाई, दीज आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बेटा क्या है, दीज आर इनसॉल्युबल है। जैसे मैं पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो मेरे पास कौन है बेटा, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, और वी कैन से द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इसके अंदर ये इनसॉल्युबल है। तो भाई किसके अंदर सॉल्युबल है, तो स्टूडेंट्स आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये जो नॉन पोलर है, तो बेटा नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व हो गए, डेफिनेटली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। तो हम लिखेंगे दीज आर सॉल्युबल
सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बेटा क्या है, ये मेरे पास सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लाइक बहुत सारी एग्जांपल आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की बहुत सारी एग्जांपल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 में पढ़े हैं। जैसे मेरे पास बेटा कौन है, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, एकदम नॉन पोलर है। दूसरी बात करूं, नेक्स्ट मेरे पास ईथर, ईथर क्या बेटा, नॉन पोलर है। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं बात करूं, दैट इज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों के तीनों आपको नजर आ रहे हैं ना सॉल्वेंट्स, ये तीनों के तीनों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बेटा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और स्टूडेंट्स आपने इस कंफ्यूजन को भी दूर करना है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉन पोलर भी हों, कुछ उनके अंदर वीकली पोलर सॉल्वेंट्स भी हैं। ये नहीं कि सारे नॉन पोलर हैं, कुछ नॉन पोलर हैं, कुछ पोलर भी हैं। जैसे मेथनॉल की बात करूं, वो भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लेकिन वो पोलर है। जैसे एसीटोन की बात करूं, वो भी ऑर्गेनिक है लेकिन वो भी क्या है, पोलर है। तो मैंने यहां पे जो सॉल्वेंट्स मेंशन किए हुए हैं, आइदर बेंजीन, बेंजीन मेरे पास नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नॉन पोलर है, मेरे पास ईथर नॉन पोलर है, मेरे पास कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और डेफिनेटली नॉन पोलर कंपाउंड प्रेफरली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में याद रखना है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ये बेटा सॉल्युबल किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। स्टूडेंट्स एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज लास्ट वन, कि हमारे पास इनके ना बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, आपने बेटा याद रखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आर इंक्रीजेस। बेटा ये इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस व्हेन वी मूव from lower member to higher member of alkane। हमारे पास बेटा ये जो अल्केन है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। और स्टूडेंट्स अब आपने ये इस बात को नहीं भूलना कि ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट इज LDF है इसके पीछे। एज इंक्रीज द mass of a substance, the non-polar, the forces of attraction definitely increases। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो बेटा जिस तरह मेरे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इथेन का ज्यादा, प्रोपेन का उससे ज्यादा, ब्यूटेन का, ये चलता रहेगा और उसकी रीजन LDF है। अब स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों ने याद रखनी, 3 पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट ये कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे एज द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस इन केस ऑफ अल्केन। दूसरा बेटा यहां पे आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि हमारे पास इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेंसिटी ऑफ अल्केन इज आल्सो इंक्रीजेस, ये डेंसिटी ऑफ अल्केन इज आल्सो इंक्रीज, वो इंक्रीज होगी बेटा, इज आल्सो इंक्रीज but the solubility decreases as the mass of कंपाउंड इंक्रीजेस। जिस तरह उसका मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, उसी तरह बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के रीजन क्या, तो उसके अंदर नॉन पोलर करैक्टर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर नॉन पोलर करैक्टर, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर है। ये भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स एक MCQ है, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। एक MCQ बेटा,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के द बॉइलिंग पॉइंट of homologues increases from dash to dash as we add a CH2 unit कि अगर मैं क्या करूं, मेरे पास होमोलोग्स है। स्टूडेंट्स होमोलोग्स क्या है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होमोलोग्स बेटा हमारे पास उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो एडजेसेंट मेंबर होते हैं। जैसे मेरे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एडजेसेंट बोले, दीज आर होमोलोग्स टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर डिफर बाय ओनली CH2 यूनिट, इस वजह से इनको होमोलोग्स बोलते हैं। मैं आप लोगों को एमसीक्यू बेटा ये दे रहा हूं कि मेरे पास अगर, अच्छा ये जनरल बात है, ये नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जनरली ऐसा अप्रोक्सीमेट बेटा आंसर आता है। तो मेरे पास ना अल्फा ऑप्शन है कि अगर मैं क्या करूं, मेरे पास एक मेंबर है, मैं उस मेंबर, जैसे मेरे पास मीथेन है, मेरे पास सपोज करें यहां पे मीथेन है, मेरे पास इथेन है, CH3 दैट इज इथेन। अच्छा मैंने नया मेंबर बनाना है, आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो होमोलोग सीरीज के अंदर, जब नया मेंबर बनाते हैं तो इसके दरमियान में हम लोग जस्ट CH2 को इंसर्ट कर देंगे। तो मेरे पास CH3 CH2 ये CH3। तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज इथेन, दैट इज प्रोपेन। इथेन क्यों बोला? बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्यों बोला? बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। और बेटा प्रोपेन आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं इससे इस पे मूव करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ होमोलोग्स इंक्रीज फ्रॉम डैश टू डैश एज वी ऐड अ CH2 यूनिट। अगर मैं एक CH2 यूनिट ऐड करूं तो कितना बॉइलिंग पॉइंट जो बेटा वो इंक्रीज होगा। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 20, 22, 25 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बेटा मेरे पास ऑप्शन है दैट इज 22, 30 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है दैट इज 32, 35 सेंटीग्रेड। एंड द डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत। तो ये मेरे पास एमसीक्यू है और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आइए स्टूडेंट्स आपको 1 मिनट देते हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करें और पॉज करके इसका आंसर देखें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो देखते हैं कि इसका आंसर करेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने बेटा देख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीटा। तो इसमें बीटा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन मूव करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक जैसे ही CH2 ग्रुप की एडिशन होगी तो बेटा उसका अप्रोक्सीमेटली द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30 सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसके फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स थे कि हमारे पास एक्चुअली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। वो क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मेरे पास ये जो अल्केन है, इसमें ना हमारे पास बेटा चूंकि आइसोमेरिक ऑफ अल्केन आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसी से बेटा रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पूछा ये जाता है कि why the branched chain alkane is low melting or boiling point than अनब्रांच्ड अल्केन, जिसको हम लोग बेटा नॉर्मल चेन अल्केन बोलते हैं। नॉर्मल चेन अल्केन फ्रेंड्स हमारे पास जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है,
और जो नॉर्मल चेन अल्केन है उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो हाई है। जैसे मेरे पास ना आइसोमेरिक अल्केन में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि मेरे पास जो बेटा आइसोमेरिज्म इन अल्केन है, आइसोमेरिज्म इन अल्केन, अगर मैं इसकी बात करूं तो आइसोमेरिज्म इन अल्केन में मेरे पास बेटा, हमने वैसे तो इस टॉपिक को बेटा फुल डिटेल में पढ़ना है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा और वहां पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस किस कंपाउंड के कितने कितने आइसोमर पॉसिबल हैं और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं अल्केन की बात करूं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन हैव नो आइसोमर। क्यों नहीं है वो इंशाल्लाह हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहां फुल डिटेल के साथ आपको बेटा शेयर करूंगा। अभी के लिए फिलहाल बेटा जस्ट फोकस करें कि आइसोमेरिज्म इन अल्केन में मेरे पास एक एग्जांपल, जैसे ना मेरे पास यहां पे फार्मूला है, जनरल फार्मूला आप अल्केन का बेटा पढ़ा हो तो दैट वाज CnH2n+2। तो वहां से बेटा मेरे पास ना ये C4 और यहां बेटा मेरे पास आ जाएगा H10, C4H10। तो बेटा मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का। अब ये ब्यूटेन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ, एक बेटा ऐसे जिसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल चेन होगी, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूं तो दैट इज आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब यहां पे कंपाउंड तो वही है लेकिन उसके अंदर क्या आ गई है, एक ब्रांच आ गई है। तो बेटा इसका मतलब इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा, हाई होगा, और बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। जैसे मेरे पास इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं दैट इज -0.4 सेंटीग्रेड, और बेटा इसकी बात करूं तो मेरे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -10.2 सेंटीग्रेड। तो आप लोग जरा गौर से देखें, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। अब इसके हाई होने की रीजन क्या है बेटा, इसके हाई होने की रीजन हमारे पास है मोर सरफेस एरिया। बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किसका, नॉर्मल चेन का। मेरे पास जैसे एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की बात करूं, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात हो सकती है, जैसे मेरे पास ना ये तो ब्यूटेन था, मैं पेंटेन की बात करता हूं। पेंटेन में 3 पॉसिबिलिटी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है मोर द नंबर ऑफ ब्रांचेस पॉइंट डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस बेटा बढ़ती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब एन पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद आइसोपेंटेन का उससे कम, और उसके बाद नियोपेंटेन का उससे भी कम होगा। क्योंकि बेटा जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती है सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, उनकी पैकिंग वीक हो जाती है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि आइसोमेरिज्म इन अल्केन में अगर बेटा नॉर्मल चेन अल्केन है तो उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और उसके 3 रीजन मैंने आपको बता दी। अब बेटा हमारे पास ये एग्जांपल एक मैंने शेयर कर दी, आप बाकी भी इसकी वैल्यूज को याद कर सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं मूव करूं तो दैट इज अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें बड़ी आसान सी बात है बेटा। रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास 2 तरह के अल्केन है, जैसे अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, एक मेरे पास ब्रांच्ड अल्केन है, एक मेरे पास अनब्रांच्ड। तो आपने बेटा याद रखना है ब्रांच्ड अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन, ये जो ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं, ब्रांच्ड अल्केन्स आर मोर स्टेबल, ये जो ब्रांच अल्केन है आर मोर स्टेबल देन अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन, अनब्रांच्ड अल्केन बेटा, ये जो ब्रांच्ड अल्केन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी में सिर्फ आपने बेटा ये सेंटेंस याद रखना है, आप एक एमसीक्यू भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने ये जो अभी लिखा आप लोगों को ना एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, तो मैं पूछता हूं विच वन इज मोर स्टेबल, तो डेफिनेटली बेटा आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल। आइसोब्यूटेन
इज मोर स्टेबल देन एन ब्यूटेन। इसका मतलब ये हो गया जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और स्टूडेंट्स यहां पे आपने इस एमसीक्यू को मार्क करना है, इसमें सिर्फ आप लोगों से यही एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करें आगे। फिर ये सारे आज के लेक्चर में सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है बेटा। नेक्स्ट में मूव करें, दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी की बात करें। अच्छा, इस रिएक्टिविटी को हम लोग इंशाल्लाह फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों को पढ़ लेंगे। फिर हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी फिर दो चीजों पे होगी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो इंशाल्लाह हम लोग इसके तीनों के कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। खैर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी की बात करें तो हम ना ये स्टार्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन को बेटा हम लोगों ने बोला था, अगर आप लोगों ने बेटा लेक्चर वॉच आउट किया हो, हमने इनको बोला था दीज आर पैराफिन्स। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। व्हाई दे आर, अच्छा ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाई अल्केन्स। ये बेटा बोर्ड में अक्सर का ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड, हम इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, व्हाई द अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। फ्रेंड्स बड़ा आसान सा आंसर है। आप लोगों ने, मैंने डे 1 जब ये सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने आप लोगों को बेटा एक ना एडवाइस की थी कि केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड एटमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्सन को वर्ड एटमोलॉजी पे ग्रिप है उसके लिए बड़ी आसान बात है ये बेटा समझाना ना, और समझना भी और समझाना भी बड़ी आसान बात है। तो मेरे पास यहां पे पैराफिन्स, तो बेटा पैराफिन्स, ये पैराफिन में सारी गेम है। देखो ये जो वर्ड आपको बेटा पैरा नजर आ रहा है, पैरा, दीज आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड। बेटा पैरा जो है ना, पैरा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है a little। और बेटा ये जो अफिन्स लिखा हुआ ना, अफिन्स, बेटा इस अफिन्स का मतलब अफिनिटी या हम बोले रिएक्टिविटी। अच्छा, अफिनिटी का मतलब क्या, अट्रैक्शन। तो इनकी ना बड़ी लिटिल रिएक्टिविटी होती है टू वर्ड्स, किसकी तरफ, मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसका मतलब आयनिक कंपाउंड हो, मेरे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मेरे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो, मेरे पास कोई एसिड हो, मेरे पास कोई अल्कली हो, अल्कली आई मीन टू से मेरे पास कोई बेस हो। आप सबको पता होगा कि अल्कलीज और बेसिस में क्या डिफरेंस है, खैर वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास अल्कली हो या कोई बेस और भी हो, तो बेटा इसका मतलब ये उन सब की तरफ क्या है, अनरिएक्टिविटी शो करते हैं, ये उनके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते। तो स्टूडेंट समझते हैं अरे ऐसा है क्यों, कि भाई ये क्यों नहीं रिएक्शन करना चाहते। वेरी इजी, वेरी इजी। नंबर 1, फर्स्ट रीजन इसकी क्या बेटा, फर्स्ट रीजन जो बेटा ना वो हमारे पास इसकी बहुत आसान है, दैट इज इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, चूंकि बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, और जिन लोगों ने बेटा क्लास 11 की केमिस्ट्री में मेरे से पढ़ा हो, मैंने आप लोगों को हिंट बताया था, एस सिंगल सिग्मा स्ट्रॉन्ग। तो बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसकी रीजन भी आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बिकॉज इट इज फाउंड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग। तो बेटा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हमारे पास यहां पे इसके कॉम्बिनेशन में जब बॉन्ड बनता है तो बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा हो तो आपको बेटा याद होगा, हाइड्रोजन के केसेस में ये बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और यहां पे आप बेटा ये मेरे पास ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसमें शेयरिंग से हुए, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द 2 न्यूक्लियस एटम। सो बेटा ये वाली जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बड़ी हाई एनर्जी रिक्वायर है, इसलिए पहली रीजन ये होगी कि ये अनरिएक्टिव क्यों है, लेस रिएक्टिव क्यों है, तो इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सो दूसरी रीजन की बात करें वो भी बड़ी आसान सी रीजन है बेटा, दूसरी रीजन ये है दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर इन नेचर। ये बेटा नॉन पोलर बॉन्ड है, दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड। बेटा ये नॉन पोलर बॉन्ड है, तो नॉन पोलर बॉन्ड बेटा वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होगा वो तो पोलर होगा,
वो तो पोलर होगा, उसमें तो पोल्स डेवलप होंगे। जब बेटा इसके ऊपर पोल डेवलप नहीं होंगे तो ये अट्रैक्शन ही नहीं कर सकता। तो अब देखें, जैसे ना मैं आपको बताता हूं इसकी रीजन क्या बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड की रीजन क्या। जैसे देखें जरा गौर से, आपने ना वैसे क्लास 9th में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो ना, वहां पे आपने पढ़ा था द बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द सेम एटम इज अ नॉन पोलर बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट एटम इज अ पोलर बॉन्ड। वो वाली बात बस 9th क्लास के बच्चों के लिए काफी है, ठीक है। अब आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा, दैट वाज डाइपोल मोमेंट दैट एक्चुअली गवर्न द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो डाइपोल मोमेंट है जो बेटा डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन खैर अभी हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास ये मैंने एक मेंबर ले लिया। अब देखें बेटा, ये मेरे पास इसके अंदर 2 बॉन्ड्स, मैंने ना यहां पे ये इथेन का मॉलिक्यूल बेटा सपोज कर ले, मेरे पास यहां पे इथेन है, ये इथेन है। स्टूडेंट्स देखें 2 तरह के इसमें बॉन्ड है, एक बेटा कार्बन टू कार्बन, मैं उसको ना मार्क कर देता हूं। जैसे मेरे पास एक ये वाला बॉन्ड है दैट इज बिटवीन कार्बन कार्बन। बेटा यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम इसकी बात करूं तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और डेफिनेटली अंडरस्टूड है, दूसरे की 2.5 है। तो बेटा जब आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लेंगे तो बेटा आपको पता है 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। भाई जब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ही नहीं तो पोल डेवलप नहीं हो सकते, इसलिए नॉन पोलर है। अब मैं बात करता हूं इस तरह बेटा, मेरे पास कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लें, सारे बेटा इक्विवेलेंट है। तो मेरे पास यहां पे सपोज करें मैं ये वाला बॉन्ड कंसीडर कर लिया। अब इसमें देखें, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूं दैट इज 2.1। तो बेटा 2.5 और 2.1, तो मैं इसको बेटा अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालूं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका निकालो तो 2.5 माइनस 2.1 इट विल गिव अस 0.4। बेटा 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप लोगों को बेटा पता हो क्लास 9th की केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और वी कैन से दैट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। सीजियम मेरे पास उसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7, तो बेटा यहां पे 0.4, तो ये बड़ा कम डिफरेंस है, बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। आपने याद रखना है बेटा, जनरली ऐसा होता है कि वो वाले मॉलिक्यूल जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 या 0.4 से कम हो, वो सारे के सारे नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। तो बेटा ये दूसरी रीजन कि इसमें जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में बेटा ये एबिलिटी नहीं होती कि वो पोलर कंपाउंड की तरफ कोई अट्रैक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें, मेरे पास बेटा लास्ट जो करेक्टर है, अगर हमने कहा कि ये ना एसिड की तरफ रिएक्शन शो करते हैं, ना अल्कलीज की तरफ, ना बेसिस की तरफ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, ये इनमें से किसी की तरफ भी रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन अगर बेटा हम लोग क्या करें, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें तो फिर बेटा ये रिएक्शन शो करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल हो। जैसे आप लोगों ने अक्सर औकात ये पढ़ा हुआ, हम क्लास 9th के बच्चों को खुद बताते हैं बेटा नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव, नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती। लेकिन ये वाली बात क्लास 9th के बच्चों के लिए है, नोबल गैसेज भी रिएक्शन करती है। आप देखें बेटा, ज़ीनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन भी करता है, ज़ीनॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। सिमिलर बेटा अगर अल्केन की बात करें हम लोग बेटा, अल्केन की, तो बेटा अगर हम लोग इसको क्या करें, कुछ सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें, इफ वी प्रोवाइड द सूटेबल कंडीशन, अगर हम लोग सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें तो ये भी बेटा क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और 2 तरह के रिएक्शन बेटा अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट है, विजिबल लाइट वगैरह वो रिएक्शन दें तो बेटा ये 2 तरह के ना कंडीशन दे तो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 दे अंडरगो द थर्मल यानी कि हीट दे एंड कैटालिटिक रिएक्शन। बेटा या तो थर्मल रिएक्शन देंगे या फिर कैटालिटिक रिएक्शन देंगे। और दूसरा बेटा हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये 2 तरह के रिएक्शन अल्केन भी परफॉर्म करते हैं अगर हम लोग उनको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें। अब स्टूडेंट्स ये थर्मल रिएक्शन ये भी इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ना है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, और कैटालिटिक रिएक्शन ये भी डिस्कस करेंगे, और बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, वेयर इज अ सैचुरेशन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेरे पास अल्केन जो है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम, तो इट डेफिनेटली इट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो हमारा लेक्चर था बड़ा सिंपल और बड़ा इजी लेक्चर था। मेरा
ख्याल है सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज के लेक्चर में सारे के सारे बेटा एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहां तक प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको बेटा सेकेंडरी केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा। वहां पे लॉजिक स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों को बड़ा मजा आएगा पढ़ने का। लेकिन चूंकि ये बेसिक्स है और हमारा ये पार्ट है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो तब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। बट लव, थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।